सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑस्टियोमाइलाइटिस। एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस के अलावा भी मैंने क्लिनिकल ऑर्थोपेडिक्स के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने चैनल पे कवर कर दिए हैं, जिसमें मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर, हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर, कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर पे वीडियो डाल दिए हैं। एंड अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए, प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उसको वॉच कर सकते हैं। So let's start with the introduction of osteomyelitis. Let's start with the topic. So osteomyelitis को पढ़ने से पहले हम इसके वर्ड को समझ लेते हैं कि osteomyelitis होता क्या है। So osteo refers to bone. In the word osteomyelitis, osteo refers to bone. Myelo refers to bone marrow. Myelo refers to bone marrow. And itis means inflammation. Itis means inflammation. So what does the word signify? Like, what is osteomyelitis? So osteomyelitis is generally a bone infection, okay, and it is caused by a bacteria. So we can call as infection of bone is termed as osteomyelitis, or infection of bone and bone marrow can be caused as osteomyelitis. So let's discuss with the definition. So what is osteomyelitis? So osteomyelitis is the infection of the bone or bone marrow which leads to subsequent inflammatory process. So osteomyelitis क्या है? osteomyelitis एक तरह का बोन का इन्फेक्शन है, एक तरह का बोन मैरो इन्फेक्शन है या तो बोन का इन्फेक्शन है जो कि इन्फ्लामेशन को कॉज करता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को कॉज करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इन्फेक्शन हमारे बोन में होगा तो फिर वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन डेवलप होगा। सो इसीलिए इस वर्ड में आइटिस जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट लाइन इज़ द इन्फेक्शन कैन बी कॉज बाय वन ऑफ द थ्री मोड। और जो इन्फेक्शन होता है वो 3 रूट से कॉज हो सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जिसके थ्रू इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो सबसे पहला रूट है एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन फ्रॉम प्रेशर अल्सर और इंसिजन। एक रूट ये हो सकता है कि सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन तब होता है जब किसी भी पर्सन को प्रेशर अल्सर होता है, या तो कोई ऐसी सर्जरी होती है, कोई ऐसा इंसीजन होता है वहाँ पे, तो इंसीजन की वजह से ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। अगर इंसीजन वहाँ पे होगा तो वहाँ पे कट्स प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी एंड वो एरिया जो होगा वो अफेक्ट होगा। एंड वो एरिया जब अफेक्ट होगा तो फिर स्किन के अंदर वो बैक्टीरिया अक्यूमुलेट होगा एंड स्किन से होते हुए वो बोन तक जाएगा एंड बोन के थ्रू वो हेवर्शियन कैनाल के थ्रू पूरे बॉडी में, पूरे बोन में वो इन्फेक्शन को कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है डायरेक्ट बोन कंटामिनेशन फ्रॉम बोन सर्जरी, ओपन फ्रैक्चर और ट्रॉमा और एनी इंजरी। डायरेक्ट बोन कंटामिनेशन मीन्स अगर बोन जो है वो डायरेक्ट कंटामिनेट हो रहा है, किस किस वजह से, या तो कोई बोन सर्जरी होती है उसकी वजह से, या कोई ओपन फ्रैक्चर होता है उसकी वजह से, या कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी होती है बोन में उसकी वजह से। अगर ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है, या तो जो बोन होता है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस का। तो आई होप सो कि इसका रूट आप लोग समझ गए होंगे कि कौन कौन से रूट के थ्रू बोन इन्फेक्ट हो सकता है, बोन में ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज हो सकती है। अब जान लेते हैं इसकी एटियोलॉजी के बारे में कि ये जो कंडीशन है वो कैसे कॉज होती है, इसका कारण क्या होता है। सो लेट्स डिस्कस विद द एटियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ऑस्टियोमाइलाइटिस को कॉज कर सकता है, बट जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑस्टियोमाइलाइटिस को कॉज करता है वो है बैक्टीरिया। एंड बैक्टीरिया में भी पायोजेनिक बैक्टीरिया जो कि पस का फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस कंडीशन को डेवलप करते हैं। और जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये इन्फेक्शन डेवलप होता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये भी एक तरह का ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये भी एक मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। या स्यूडोमोनास प्रोटियस और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो ये सारे जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। सो ये थी इसकी एटियोलॉजी। अब जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि ये जो कंडीशन है वो कितने टाइप्स की है, इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है।
तो क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप से है, 3 बेसिक सब टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन के। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम, मीन्स सिम्टम्स के ड्यूरेशन के बेसिस पे इसको हम क्लासीफाई करते हैं कि ये जो कंडीशन है वो कितने टाइम तक परसिस्ट करती है पेशेंट के अंदर। अगर ये लेस देन 2 वीक्स परसिस्ट करती है तो फिर वो एक्यूट होता है। अगर ये 2 वीक्स टू 6 वीक्स तक परसिस्ट करती है सो वो कंडीशन सब एक्यूट होती है। एंड अगर 6 वीक से ज़्यादा ये कंडीशन किसी पर्सन में देखा जाता है तो फिर वो क्रॉनिक हो जाता है। So it can be classified into 3 categories: acute, subacute and chronic, in which acute osteomyelitis and chronic osteomyelitis are most common form of osteomyelitis. Okay, I hope so you get it and you this clear it all. So the next classification is mechanism of infection. Mechanism of infection के basis पे like वो जो इन्फेक्शन हुआ है उसका मैकेनिज़्म क्या है, इस बेसिस पे हम 2 तरीके से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है एक्सोजीनस रूट, मीन्स एक्सटर्नल रूट के थ्रू। सेकेंड वन है हिमैटोजिनस रूट। हिमैटो जो वर्ड है वो डिस्क्राइब करता है ब्लड को, मीन्स ब्लड स्ट्रीम में अगर डायरेक्ट इन्फेक्शन कॉज होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो बैक्टीरिया होता है वो बोन तक अगर पहुंचता है तो उसे हम हिमैटोजिनस रूट कहते हैं। एंड एक्सोजीनस रूट वो रूट्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एक्सटर्नली अगर बैक्टीरिया ग्रो करता है फिर वो बोन के अंदर जाता है, देन उसे हम कहते हैं एक्सोजीनस रूट। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेस्ड ऑन होस्ट रिस्पॉन्स टू द डिजीज़। सो ये उस क्लासिफिकेशन पे बेस है, लाइक जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो नॉन सपोरेटिव पायोजेनिक बैक्टीरिया से होता है या तो सप्यूरेटिव नॉन सपोरेटिव बैक्टीरिया से होता है। तो पायोजेनिक मीन्स पस कॉजिंग बैक्टीरिया, नेक्स्ट वन इज़ नॉन पायोजेनिक मीन्स नॉन पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ये जो 2 क्लासिफिकेशन होते हैं वो इस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके क्लिनिकल फीचर्स कि ये डिजीज़ होने के बाद पेशेंट में कौन कौन से लक्षण जो होंगे वो दिखाई देंगे। सबसे पहला है पेन, देन आता है स्वेलिंग, देन फीवर, मैलेज, इरिटेबिलिटी, डिफॉर्मिटी, रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन, लोकल राइज ऑफ टेम्परेचर एंड अनएबल टू वेट बेयर। ये सारे जो कंडीशंस होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, वो पेशेंट में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सो पैथोफिजियोलॉजी इज़ वेरी क्लियर कि जो बैक्टीरिया होता है वो बोन तक जाता है एंड बोन में एंटर करने के बाद वो अक्यूट इन्फेक्शन कॉज करता है, मीन्स अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉज करता है। ओके, एंड अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस का अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है देन वो कुछ टाइम के बाद क्रॉनिक फेज़ में चला जाता है एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस को कॉज करता है। एंड क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के बाद जो प्रॉपर जो इन्फेक्शन होता है वो बोन में परसिस्ट करता है, जो कि आगे चल के मेडिकल मैनेजमेंट से या तो सर्जिकल मैनेजमेंट से ठीक हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ इट्स डायग्नोसिस कि इस डिजीज़ को हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो डायग्नोसिस में सबसे पहला है रेडियोलॉजिकल, एंड रेडियोलॉजिकल में हम प्लेन एक्सरे कराते हैं पेशेंट का, उसे हम यूएसजी की एडवाइस देते हैं, एमआरआई सीटी स्कैन की एडवाइस देते हैं, जिसके थ्रू हमें ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि लाइक उसे ये डिजीज़ है। इसके अलावा हम लेबोरेटरी फाइंडिंग भी कराते हैं। लेबोरेटरी फाइंडिंग में सबसे मेन टेस्ट है वो है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। एंड इसके अलावा सीबीसी में हमें डब्ल्यूबीसी का जो लेवल होता है वो इंक्रीज़ देखने को मिलता है, डीएलसी इंक्रीज़ देखने को मिलता है, ईएसआर इरेथ्रोसिटिक सेडिमेंटेशन रेट देखने को मिलता है, सीआरपी भी देखने को मिलता है, एज वेल एज साइनोवियल फ्लूइड का भी एनालिसिस कराते हैं। अदर डिजीज़ को इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए, इसको अदर डिजीज़ से कंपेयर करने के लिए कि कोई अदर डिजीज़, कोई अदर इन्फेक्शन तो नहीं है, लाइक सेप्टिक अर्थराइटिस के। सेप्टिक अर्थराइटिस भी एक तरीके का ऐसा ही कंडीशन होता है जिसमें बोन में इन्फेक्शन होता है। तो ये अगर इसको हम मोस्टली तब हम कराते हैं क्योंकि इसको हम सेप्टिक अर्थराइटिस से कंपेयर करते हैं कि कहीं पेशेंट को सेप्टिक अर्थराइटिस तो नहीं है, इसीलिए इसकी हम डायग्नोसिस करते हैं, इसको कंफर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कि ये डिज़ीज़ कौन सी डिज़ीज़ से मैच करती है एंड कौन सी ऐसी डिज़ीज़ है जिसके थ्रू हमें ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस पेशेंट को है या तो कोई अदर डिज़ीज़ है। तो सबसे पहला तो सेप्टिक अर्थराइटिस ही है जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, सेप्टिक अर्थराइटिस। नेक्स्ट वन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में ही ऐसा इन्फेक्शन होता है, वो भी एक तरीके की बैक्टीरियल डिजीज़ है। अदर वन इज़ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज़ इगोसार्कोमा। इगोसार्कोमा एक तरह का कैंसर डिजीज़ है बोन का। सो ये सारे जो हैं वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। एंड अब पढ़ लेते हैं इस डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन कि ये डिजीज़ होने के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को और भी हो सकते हैं। सो अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता है तो पेशेंट को ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकता है, मीन्स बोन की डेथ हो सकती है। एब्सिस पस का फॉर्मेशन हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है क्योंकि अगर स्किन में पस का फॉर्मेशन होगा
तो कहीं ना कहीं स्किन डैमेज होगी, एंड स्किन डैमेज होगी तो स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। एज़ वेल एज़ जो चिल्ड्रंस होते हैं उसमें स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलता है, मीन्स उनकी जो हाइट होती है वो कम देखने को मिलती है, उनका जो ग्रोथ होता है, बोन का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है वो कम देखने को मिलता है। ओके, वो कम हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है। अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इस डिज़ीज़ में हम कौन कौन से ट्रीटमेंट देते हैं। सो ट्रीटमेंट में भी हम मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू इस डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं। सो मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स वो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को आइदर किल करते हैं या तो उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। सो पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं एंड एंटीबायोटिक चलता है 4 to 8 वीक्स तक। पेन रिलीवर्स देते हैं क्योंकि ऐसे कंडीशन में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको नेगोशिएट करने के लिए हम पेन रिलीवर्स देते हैं, जिसमें हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देते हैं, मीन्स NSAID देते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। नीडल एस्पिरेशन देते हैं। नीडल एस्पिरेशन के थ्रू जो भी पस अक्यूमुलेट हुआ है उस पर्टिकुलर बोन में, उस पस को हम बाहर निकालते हैं। ओके, एंड ये जो होता है वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही करता है। एक प्रोफेशनल डॉक्टर के तहत ये जो ट्रीटमेंट होता है वो पेशेंट का करवाया जाता है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से जो बीमारी होती है वो सही नहीं हो पाती है तो फिर हम उसको सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ ले जाते हैं। सो सर्जिकल मैनेजमेंट में बोन डेब्रिडमेंट कराते हैं। ओके, बोन डेब्रिडमेंट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सर्जरी है। सीक्वेस्ट्रेक्टमी कराते हैं। जो भी सीक्वेस्ट्रेशन बनता है बोन के अंदर, मीन्स जो पार्ट होता है, जो डैमेज्ड पार्ट होता है इन ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शियस बोन में, तो उस पार्ट को हम कट करके एक्सीजन करते हैं एंड उस पार्ट को कट करवाते हैं, जिसे हम सीक्वेस्ट्रेक्टमी सर्जरी कहते हैं। या तो अगर जो इन्फेक्शन है वो वर्टिब्रल कॉलम में हुआ है तो स्पाइन की सर्जरी कराते हैं उस केस में, जिसके थ्रू जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है एंड जो पेशेंट होता है फिर वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। सो ये था इसका सर्जिकल मैनेजमेंट एंड ये था आज का लेक्चर, एंड इसी के साथ आज का जो मेरा वीडियो होता है वो ख़त्म होता है। सो अ वेरी बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो, सो जो बेल आइकन बना हुआ है मेरे चैनल पे, बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस करो, जिसके थ्रू जो भी मेरे वीडियोस आते हैं उनके लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आएँ और आप वीडियो को वॉच कर सको। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।